हेलो विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उदासीनता वक्र को समझने वाले हैं। उदासीनता वक्र को अंग्रेजी में इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है। वैसे तो इसका और भी कई सारा नाम है जिस पर आगे हम चर्चा जरूर अभी करने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो के साथ आप बने रहिएगा क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किसी भी फॉर्मेट में आपको एग्जामिनेशन में सवाल किया ही जाता है। तो आप कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहिए, हर एक चीज़ें आपको हम बारीकी से समझाने वाले हैं। सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं कि उदासीनता वक्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है, फिर हम लोग इसकी मान्यता और परिभाषा वगैरह देखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, अन्य जो नाम होते हैं ना उसको हम लोग वैकल्पिक नाम कहते हैं, यानी कि अल्टरनेटिव नाम। यहाँ पर देखो, उदासीनता वक्र का एक अन्य नाम है अधिमान वक्र, जिसको अंग्रेजी में हम लोग इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। दूसरा एक और नाम है समसंतुष्टि वक्र। ये उदासीनता वक्र का नाम क्यों पड़ा है इस पर भी हम लोग जरूर अभी बात आगे करेंगे। तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं आइसोसैटिस्फैक्शन कर्व, ठीक है, आइसोसैटिस्फैक्शन कर्व यानी कि समसंतुष्टि वक्र। अगला एक और नाम है तटस्थता वक्र। ये भी नाम डाल करके कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगला एक और नाम है उदासीनता वक्र, जिसका जिक्र हम लोग पहले से ही कर रहे हैं। और एक और नाम है उपभोग संभावना वक्र यानी कि कंजम्पशन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इन अन्य नामों से जो है वो उदासीनता वक्र को जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि ये उदासीनता वक्र किन किन मान्यताओं पर आधारित है। अब जब तक मान्यता को ना समझें तब तक आप इसकी परिभाषा को अधूरा मान लीजिए। तो इसलिए चलिए हम लोग सबसे पहले इसकी जो है मान्यता पर चर्चा करते हैं। हम लोग देखते हैं कि किन किन मान्यताओं पर ये आधारित है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसकी परिभाषा पर बात करेंगे और फिर टेबल और डायग्राम की बात करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए हमने कैसे लिखा है कि उदासीनता वक्र की निम्नलिखित मान्यताएं हैं। आपको बिल्कुल टू दी पॉइंट सारी चीज़ों को लिखना एग्जाम में, ताकि आपका स्कोर ज़्यादा बेहतर हो सके। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने लिखा क्या है कि उपभोक्ता विवेकशील है। विवेकशील होने का मतलब क्या है कि वह चाहता है कि अपने पास जो भी सीमित आमदनी है उसी से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो जाए। मतलब कि एक ऐसा कंज्यूमर की हम लोग बात कर रहे हैं जो कि अपने लिमिटेड इनकम से या फिर अपने पास उपलब्ध आय से ही अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करना चाहता है। ये तो बात आपको समझ में आ गया कि उपभोक्ता कैसा है, विवेकशील है। और विवेकशील होने का मतलब क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपनी उपलब्ध सीमित आय से अधिक संतुष्टि चाहता है। क्लियर हो गया। दूसरा देख लीजिए मान्यता क्या है, कह रहा है कि उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करना चाहता है। यानी कि यहाँ पर यह भी मान लिया गया है कि जो भी यहाँ पर कंज्यूमर है ना, वो केवल दो वस्तुओं का उपभोग करेगा। ये दो वस्तु कोई सा भी हो सकता है, आम और इमली भी हो सकता है, आम और केला भी हो सकता है, केला और संतरा भी हो सकता है, या फिर अन्य कोई भी वस्तु जो कंज्यूमर खुद में जो है वो पसंद है और वो लेना चाहता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि उपभोक्ता जो है ना वो विवेकशील है और एक वैसी वस्तु को खरीदना चाहता है जिससे कि वो संतुष्ट हो सके। तो एक कोई वस्तु नहीं बल्कि यहाँ पर दो वस्तु है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं तीसरे अजम्पशंस पर। तीसरी मान्यता क्या है, कह रहा है कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं का उपभोग करना चाहता है वह ऐसी वस्तु है जिन्हें छोटे छोटे भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि छोटे छोटे पीसेस किए जा सकते हैं इन वस्तुओं का। तो जो भी दो वस्तु हैं इनका छोटा छोटा हिस्सा हो सकता है, टुकड़ों में बांट करके उपभोग किया जा सकता है, ये चीज मान लिया गया है। अगली मान्यता क्या है कि उदासीनता वक्र विश्लेषण उपयोगिता की क्रमवाचक माप पर आधारित है। मतलब कि यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि क्रमवाचक का मतलब है कि हम सिर्फ रैंक कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि दो ऑप्शन है हमारे पास, दो ऑप्शन नहीं बल्कि मान लो कि दो वस्तु है, एक है केला और दूसरा है मान लो कि संतरा, ठीक है, ये दो वस्तुएं हैं। तो हमें कौन सी ज्यादा वस्तु पसंद आ रही है, दोनों वस्तुएं तो समान रूप से पसंद नहीं आएगी, तो स्वाभाविक है। कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि दोनों वस्तुएं जो है समान रूप से पसंद आ रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अगर जो है वो इसको ठीक से समझने की कोशिश करें तो हम यही कहेंगे कि केला या फिर संतरा, दोनों में से कोई एक हमें ज्यादा पसंद आ रहा होगा। अच्छा, जो हमें ज्यादा पसंद आता है उसे हम मार्केट में क्या करते हैं, ज्यादा खरीदते हैं। ये भी बात है। तो यहाँ पर इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि उदासीनता वक्र विश्लेषण जो है वो क्रमवाचक माप पर आधारित है। और क्रमवाचक माप का मतलब है कि किस वस्तु से हमें कितनी संतुष्टि मिल रही है इसे संख्या के रूप में नहीं बताया जा सकता है।
बात समझ गए होंगे। मतलब सिर्फ हम यहाँ पर रैंक कर सकते हैं कि मुझे केला ज़्यादा पसंद है या मुझे ज़्यादा संतरा पसंद है। जो हमें ज़्यादा जो है वो यहाँ पर मात्रा मिल जाएगा उसे हम ज़्यादा महत्वपूर्ण समझेंगे। ऐसी ही विशेषता यहाँ पर आगे हम चर्चा भी करेंगे आगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और मान्यता क्या है कि उपभोक्ता को इस बात की पूरी जानकारी होती है कि कौन सी वस्तु कहाँ मिल रही है। जैसे दो वस्तु है तो कौन वस्तु कहाँ पर मिलेगा ये कंज्यूमर को पूरा जानकारी है, ठीक है। ये भी उसको जानकारी है कि कौन सी वस्तु का कीमत कितना है, किस कीमत पर कौन सा वस्तु मिल रहा है। तो यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो जानकारी ये है कंज्यूमर को कि कौन सी वस्तु कहाँ मिल रही है, और दूसरी जानकारी ये है कि कौन सी वस्तु कितने रुपए में मिल रही है। तो दोनों यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगली मान्यता पर। अगली मान्यता क्या है कि उपभोक्ता वस्तुओं की कम मात्राओं की तुलना में अधिक मात्राओं को अधिक उपयोगी समझते हुए वो अधिक खरीदना पसंद करता है। मतलब कि यहाँ पर उसे जो वस्तु ज़्यादा मिल रहा है उसे ही वो ज़्यादा खरीदना पसंद करेगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि दोनों वस्तुओं का कुछ ना कुछ मात्रा जरूर खरीदना है, किसी एक की मात्रा हम लोग शून्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगली मान्यता देख लीजिए, सातवीं मान्यता में क्या कह रहा है कि उपयोगिता का माप संभव नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि उपयोगिता जो यहाँ पर आधारित है वो कौन सा है, क्रमवाचक माप को ले लिया गया है। तो इसलिए कह रहा है कि उपयोगिता का माप संभव नहीं है, अर्थात उदासीनता वक्र विश्लेषण क्रमवाचक, यहाँ पर क्रम होगा, क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण पर आधारित है। किस पर आधारित है, ऑर्डिनल मेजर्स पर बेस्ड है। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कौन सी वस्तु मुझे ज़्यादा पसंद है, हम ये नहीं बता सकते कि मुझे केला से कितनी उपयोगिता मिल रही है, ठीक है, या फिर संतरा से कितना उपयोगिता मिल रहा है, बल्कि हम ये कहेंगे कि मुझे ज़्यादा पसंद कौन सा आ रहा है। जो हमें ज़्यादा पसंद आएगा उसकी मात्रा हम ज़्यादा खरीद देंगे, यही तो हम लोग करते हैं, है ना। यहाँ पर देखो अगली मान्यता क्या है कि उदासीनता वक्र विश्लेषण घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर पर आधारित है, और जिसकी वजह से जो उदासीनता वक्र बनेगा ये देखिएगा अभी उत्तल बनेगा, यानी कि कनकेव बनेगा, सॉरी कन्वेक्स बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर का मतलब क्या है, सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते किसको हैं, इन चीज़ों पर अभी हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ से आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है। चलिए आगे हम लोग अब समझते हैं इसकी परिभाषा। आपने देख लिया है कि कौन कौन सा जो है मान्यता है और उदासीनता वक्र का कौन कौन सा जो है वैकल्पिक नाम है। अब हम इसकी अगर परिभाषा को देखते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो तो हम लोग सबसे पहले इसकी एक छोटी सी परिभाषा को देख लेते हैं, बहुत सुंदर तरीके से हमने लिखा हुआ है। क्या है परिभाषा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा रुकना। यहाँ पर देखो कह रहे हैं क्या कि उदासीनता वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के, मैंने जिक्र किया था मान्यता में कितनी वस्तुओं का, दो वस्तुओं का। तो उदासीनता वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों या फिर संभावनाओं को दिखलाता है, ठीक है। ये संयोग या संभावना किस प्रकार से बनते हैं इस पर अभी हम लोग टेबल में और डायग्राम में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला कि उदासीनता वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों अथवा संभावनाओं को दिखलाता है, जिनसे उपभोक्ता को समान स्तर का संतुष्टि प्राप्त होता है, और इसी वजह से हम लोग उदासीनता वक्र को समसंतुष्टि वक्र भी कहते हैं। ये चीज़ें भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उम्मीद है आपको समझ में ये चीज़ तो आ गया होगा कि उदासीनता वक्र एक ऐसा वक्र है जो दो वस्तुओं का अलग अलग संयोग दिखाएगा, अलग अलग संभावनाओं को दिखलाएगा, और जितने भी संयोग या संभावना इस वक्र पर बने होंगे वो सभी संयोग या संभावना कंज्यूमर को या फिर उपभोक्ता को देते हैं समान स्तर का संतुष्टि। ये कैसे है, आइए हम लोग टेबल के जरिए इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे टेबल और उसके बाद डायग्राम। तो टेबल और डायग्राम लेने से पहले एक लाइन आपको यहाँ पर लिखना होता है कि उदासीनता वक्र को हम लोग जो है वो तालिका और रेखा चित्र की मदद से इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ आप पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद आप बनाइएगा टेबल। टेबल में क्या क्या चीज़ें रखना है ध्यान दीजिए। पहले लिखना है संयोग या फिर उपभोग संभावना, संयोग लिखिएगा यहाँ पर, या फिर क्या लिखना है, उपभोग संभावना लिखना है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है, एक्स वस्तु की मात्रा। आप वाई वस्तु की मात्रा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों वस्तुओं तो लिखना ही है। तो एक्स वस्तु की मात्रा हमने यहाँ पर लिख लिया, तो आगे लिखेंगे क्या हम, वाई वस्तु की मात्रा। अब चूंकि दोनों वस्तुओं की मात्रा को हमने लिख दिया है, लेकिन क्या हम दोनों वस्तुओं की समान मात्रा खरीदेंगे, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि समान मात्रा भी हम खरीद लें, लेकिन ज़्यादातर संभावना ये रहेगा कि एक वस्तु की मात्रा को अगर हम बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु की मात्रा को घटाएंगे।
तो बिल्कुल टेबल यहाँ पर वैसा ही सेटअप किया गया है। आप देख सकते हैं x वस्तु की मात्रा 1 से बढ़ा करके 2, 2 से बढ़ा करके 3, 3 से बढ़ा करके 4 किया गया है। लेकिन y वस्तु की मात्रा पहले 12 खरीद रहे थे तो 12 से आ गए 8 पर, यानी कि घटा दिए, है ना। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें पता चल गया है। थोड़ा सा रुकिएगा, ये हमने कहाँ पर क्लिक कर दिया भाई, हाँ वापस आ चुके हैं। देखो हमने 12 से यहाँ पर क्या कर दिया, 8 कर दिया, यानी कि यहाँ पर कुछ इकाई कम हुआ है। ये कुछ इकाई जो है ना, इसी को दरअसल हम लोग सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं, जो कि मान्यता में आपने देखा भी। इस पर अभी हम डिटेल में बात करेंगे ही। तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि x वस्तु की मात्रा 1 से बढ़ा करके 2, 2 से 3, 3 से 4, तो x को बढ़ा रहे हैं, लेकिन y को क्या कर रहे हैं, y को घटा रहे हैं। पहले था 12, 12 से आ गया 8, 8 से 5, 5 से 3, यानी कि एक वस्तु की मात्रा को हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी वस्तु की मात्रा को हम घटा रहे हैं। तो यहाँ पर एक दूसरी चीज को लिखना है जो कि है MRS, और दो वस्तु है x और y, तो यहाँ पर वही लिखा गया है x और y, ये वस्तु का नाम है, ठीक है। और MRS का फुल फॉर्म क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। क्या कह रहे हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। आप कहीं ना कहीं फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस को हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर, ठीक है। अब ये कैसे निकलता है इसकी हम बात अभी जरूर करेंगे। तो यहां पर देख लीजिए, हमने फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स नीचे में है और डेल्टा वाई कहाँ है, ऊपर में। तो ऊपर में कौन सा रहेगा, नीचे में कौन सा रहेगा, कैसे याद रहेगा सर, ध्यान दीजिए। जो चीजें हम घटाएंगे, जिसकी मात्रा को हम कम कर रहे हैं, किसकी मात्रा कम कर रहे हैं, y की। 12 से 8, 8 से 5, 5 से 3 जा रहा है ना, तो इसका मतलब y को हम घटा रहे हैं और x को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जिसकी मात्रा हम बढ़ाते हैं वो यहाँ पर फॉर्मूला में रहेगा नीचे, ठीक है। और जिसकी मात्रा को हम घटा रहे हैं ये रहेगा कहाँ पर, ऊपर। ये चीजें तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको कि MRS कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टेबल पर और भी डिटेल में ध्यान देते हैं। तो यहाँ से आप देखिए, पहले हमने संयोग जो लिया है, पहले हमने संयोग क्या बनाया कि मान करके चल रहे हैं कि हम x वस्तु की 1 इकाई ले लिए हैं, ठीक है। x वस्तु हमने कितना लिया, 1 इकाई लिया, और y वस्तु का मात्रा हमने कितना लिया है, 12 इकाई। ये मान लीजिए कि x का मतलब है आलू, x का मतलब क्या है, आलू, और y का मतलब क्या है, y का मतलब मान लो कि टमाटर है, ठीक है। दो वस्तु में मैंने कह दिया, आलू और टमाटर। मान करके चलो कि आलू हमने 1 kg लिया है और उस वक्त हमने टमाटर कितना लिया है, 12 kg, ठीक है। ये समझने के लिए आपको हम कह रहे हैं। तो हम जितना 1 kg आलू और 12 kg टमाटर लेकर के खुश है ना, उतना ही खुशी हमको संयोग बी पर भी मिल रहा है। मतलब कि अगर हम x वस्तु की मात्रा को बढ़ा देते हैं, यानी कि आलू हमने जो 1 kg पहले लिया था, अब मान लो कि 1 kg ना लेकर के हम आलू को 2 kg ले रहे हैं, और 2 kg जब हमने आलू लिया है तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी जो वस्तु हम 12 इकाई खरीद रहे थे, अब इसकी मात्रा को कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा। चूंकि आमदनी क्या था आपके पास, लिमिटेड इनकम था, आपने देखा है एजम्पशंस में। तो इसलिए यहाँ पर 12 से घटा करके कुछ ना कुछ हम कम कर देंगे। हो सकता है 11 कर दें, 10 कर दें, 8 कर दें, ऐसा कुछ ना कुछ। तो हमने यहाँ पर 8 कर दिया है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 1 kg आलू और 12 kg टमाटर ले रहे थे, तब उतना संतुष्टि मिल रहा था जितना कि हम 2 kg आलू और 8 kg टमाटर लेकर के खुश हैं। समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं संयोग सी में क्या कह रहा है कि अगर मान लो कि अब हम 2 kg ना लेकर के आलू को 3 kg लेना पसंद कर रहे हैं, तो 3 kg आलू हम ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप आलू की मात्रा को 2 kg से बढ़ा करके 3 kg करेंगे, तो आप जो पहले 8 kg टमाटर खरीद रहे थे, इसको भी 8 से घटा करके कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 kg कर दिया गया है। तो अब हम टमाटर मात्र 5 kg खरीद रहे हैं और आलू हम 3 kg खरीद रहे हैं, तब भी हमें उतना ही खुशी मिल रहा है जितना कि खुशी हमें इस संयोग को लेने पर हो रहा था, उतना ही खुशी हमें इस संयोग को लेने पर हो रहा था, अब उतना ही खुशी हमें इस संयोग को लेने पर भी हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम आते मान लो कि सी को भी नहीं लेते हैं, अब हम लेते हैं संयोग डी को। तो संयोग डी में हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि 3 kg आलू ना लेकर के हम 4 kg आलू ले लिए। तो आलू की जब हम मात्रा को बढ़ा रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमें टमाटर की मात्रा को कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें देखना है कि हमने कितना कम किया। तो यहाँ पर हमने 2 इकाई कम किया है और टोटल हम यानी कि कितना खरीद रहे हैं, 3 kg टमाटर खरीद रहे हैं, जबकि पहले हम कितना खरीद रहे थे, 5 kg।
तो हमने यहाँ पर 2 kg घटा दिया है ना। तो जितना घटाया ना वही दरअसल कहलाता है MRS। आप देख सकते हैं यहाँ पर MRS जो है कितना लिखा गया है 2, ठीक है। 2 क्या लिखा गया है y के लिए, तो y की मात्रा 2 इकाई कम हुआ है और x की मात्रा क्या बढ़ा है 1 बढ़ा है, तो x की मात्रा देखो 1 बढ़ा है, इसी का नाम है MRS। यानी कि जैसे जैसे हम x वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं एक अतिरिक्त इकाई, है ना, चूंकि देखो केवल एक एक्स्ट्रा किए हुए हैं, मतलब कि 1 पहले ले रहे थे तो केवल 1 एक्स्ट्रा बढ़ा दिए तो 2 हो गया, 2 ले रहे थे तो केवल 1 एक्स्ट्रा बढ़ा दिए तो 3 हो गया, 3 ले रहे थे 1 एक्स्ट्रा बढ़ा दिए तो 4 हो गया। मतलब कि x वस्तु में हम सिर्फ एक अतिरिक्त इकाई मात्रा बढ़ा रहे हैं, जबकि y वस्तु में हम देख रहे हैं कि पहले हमें x वस्तु की 1 kg और y वस्तु का 12 kg ले रहे थे तो कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ रहा था हमें, तो यहाँ पर हमने इसीलिए खाली रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही हम x वस्तु की मात्रा 1 kg से बढ़ा करके हम 2 kg कर दे रहे थे, तो निश्चित तौर पर हमें टमाटर की मात्रा 12 kg से घटा करके 8 kg कर देना पड़ रहा था। तो इसका मतलब हमने 4 kg कम कर दिया था टमाटर। टमाटर मतलब y वस्तु, तो y वस्तु का देखो हमने 4 इकाई कम कर दिया है, किसके लिए, x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए। आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही मैंने 1 से बढ़ा करके 2 किया, मतलब बढ़ाया कितना, केवल एक एक्स्ट्रा यूनिट, किसका, x वस्तु का। तो x का हम एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाए हैं और इसके लिए y वस्तु का यहाँ पर कितना छोड़ना पड़ गया है, 4 इकाई। फिर से देखो x वस्तु की फिर से हम एक अतिरिक्त इकाई बढ़ा रहे हैं 2 से, यानी कि 3 kg कर दे रहे हैं। तो 2 kg से अब हमने 3 kg कर दिया, मतलब x वस्तु की मात्रा मैंने कितना बढ़ाया, सिर्फ एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाया है। और इसके लिए मुझे y वस्तु का कितना इकाई छोड़ना पड़ा, पहले तो हम 8 इकाई खरीद रहे थे, अब हम 5 इकाई खरीद रहे हैं, मतलब 3 इकाई कम कर दिए। तो देखो y का हमने यहाँ पर 3 इकाई कम कर दिया। तो जितना हम यहाँ पर दिखा रहे हैं ना, घटते हुए मात्रा जितना कम हो रहा है वही कहलाता है दरअसल MRS। तो यहाँ पर देखिए 2 इकाई कम करना पड़ा है टमाटर का, क्योंकि पहले हम 5 इकाई खरीद रहे थे, अब 3 इकाई खरीद रहे हैं, मतलब 2 kg हमने कम कर दिया टमाटर, किसके लिए, 1 kg एक्स्ट्रा आलू लेने के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा टेबल के अंदर, ठीक है। हमने यहाँ पर बता दिया था आपको कि MRS में ऊपर कौन रहेगा फॉर्मूला में, तो जिसका हम त्याग करेंगे, यानी कि जिसको हम कम करते जाएंगे। तो देखो y को हम कम करते जा रहे थे तो इसलिए y ऊपर में है, डेल्टा y ऊपर में है। डेल्टा का मतलब है चेंजिंग और y का मतलब है यहाँ पर वस्तु का नाम। तो y में परिवर्तन कितने का आ रहा है, शुरुआत में आया था 4 का, फिर आया था कितने का, 3 का, फिर 2 का। तो ये परिवर्तन लिखा गया है, डेल्टा y में कितना परिवर्तन हो रहा है, सॉरी y में कितना परिवर्तन हो रहा है, और नीचे क्या है, x में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो y में आपको क्या लिखना है, जिसका त्याग कर रहे हैं वो आपको यानी कि ऊपर लिखना है, और जिसको आप ज़्यादा प्राप्त कर रहे हैं वो कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। आप समझ गए होंगे कि MRS का सूत्र कैसे बनेगा। अब आइए इसी टेबल के आधार पर हम लोग लेते हैं डायग्राम, और डायग्राम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी हम लोग अगली वीडियो में विशेषता भी डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर खींच लेना है x एक्सिस और फिर खींच लेना है क्या, y एक्सिस। तो इस तरीके से आपको x एक्सिस y एक्सिस जो है ड्रॉ कर देना है, मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान दीजिए आपको क्या करना है। सबसे पहले काम आपको ये करना है कि यहाँ पर लिख लेना है 0, जो कि हमारा है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु जिसको कहते हैं। ये क्या हमारा मूल बिंदु है, क्या है, मूल बिंदु है, ठीक है, मेन पॉइंट है या फिर ओरिजिन पॉइंट, आप जो भी कह लीजिए, क्योंकि यहीं से x एक्सिस और y एक्सिस को खींचा गया है। अब आपको क्या करना है कि इधर तो एकक के अंतराल में है, तो जितना गैप आपका 0 से 1 के बीच में रहेगा उतना ही गैप 1 से 2 के बीच में रहेगा, उतना ही गैप 2 से 3 के बीच में रहेगा, उतना ही गैप 3 से 4 और 4 से 5, 5 से 6 के बीच में रहेगा। मतलब कि हर जगह पर अंतराल हमने सेम टू सेम ले लिया है। लेकिन यहाँ पर हमने सेम अंतराल इसलिए लिया है क्योंकि सबके बीच में अंतर एकक का है ना, इसलिए हमने जो है यहाँ पर अंतराल सेम टू सेम रखा है। लेकिन आपने टेबल में ध्यान दिया था, पहले था 12 फिर 8, गैप कितने का था, 4 का, है ना। आपको दिखा देते हैं फिर से हम टेबल, फिर से एक बार हम टेबल पर बात कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ जाए। देखो यहाँ पे हमने टेबल में क्या दिखाया था आपको कि y के साइड में था पहले 12 फिर 8, यानी कि 4 का गैप हो गया। यहाँ पर देखो 8 और 5, 3 का गैप हो गया। फिर यहाँ पर देखो 5 और 3, यानी कि 2 का गैप हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो हर जगह पर अंतराल सेम टू सेम है, जैसे यहाँ पर इन दोनों के बीच में 1 का अंतराल, यहाँ पर 1 का अंतराल, यहाँ पर 1 का अंतराल, इसीलिए हमने x एक्सिस के साइड में बिल्कुल अंतराल सेम टू सेम लिया है। लेकिन y के बीच में अंतराल सेम टू सेम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा जो भी आपका टेबल में अमाउंट है 12, 8, 5, 3, इसमें से देखना कि 2 से ज़्यादा संख्याएं कट रहा है या 3 से या फिर 5 से या 6 से, तो इस हिसाब से आपको टेबल लेना है। यहाँ पर अगर हम 2 से देखते हैं तो हमारा जो है 12 कट जा रहा है सीधे तौर पर, है ना, सीधे तौर पर हमारा 12 कट जाएगा 2 से, है ना। फिर जो है 8 भी कट जाएगा, लेकिन बाकी संख्या नहीं कटेगा। 3 से अगर देखते हैं तो 3 कट रहा है,
फिर 8 तो नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 12 कटेगा। तो 2-2 के अंतराल से आप ले सकते हैं, 3-3 के अंतराल से भी ले सकते हैं ऐसी स्थिति में। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा जो है वो संख्याएं 2 से कट रहा है या 3 से कट रहा है या 4 से कट रहा है, उस हिसाब से आप टेबल लीजिएगा, बहुत सुंदर बनेगा आपका डायग्राम। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, जब हम x वस्तु की 1 इकाई ले रहे थे तो y वस्तु का कितना ले रहे थे, 12 इकाई। तो हम इसको ना 12 तक जो है डॉटेड करके खींच करके यहाँ पर 12 पर हम मिला देंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। तो इस तरीके से ये हमारा जो है वो पहला संयोग बन गया है। पहला संयोग का नाम क्या था, a, हमने नाम भी दे दिया है। यानी कि यहाँ पर हमें मान लीजिए कि अगर संतुष्टि जो है जितना मिल रहा है, क्या उतना ही संतुष्टि हमें b पर भी मिलेगा, तो बिल्कुल हाँ। भले ही हम यहाँ पर x वस्तु की मात्रा अब 1 से बढ़ा करके 2 कर देंगे, लेकिन y की मात्रा हमें जो है कितनी कर देनी है, तो कुछ ना कुछ कम कर देना है। और कितना हमने कम किया था, 4 इकाई। तो 12 से हमने 4 इकाई कम कर दिया, तो हम सीधा तौर पर 8 पर आ जाएंगे। समझ गए होंगे। इसी तरीके से अब हमें यहाँ पर देखना है कि जब हम 3 इकाई कर देते हैं, 2 इकाई ले रहे थे पहले x वस्तु का, अब हम x वस्तु का 3 इकाई कर देते हैं, तो जैसे ही हमने x वस्तु का एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाया तो y वस्तु का मात्रा कुछ ना कुछ हमने कम कर दिया था। और कितना ले रहे थे हम, 5 इकाई ले रहे थे। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से जब हम चौथी इकाई पर चले जाते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि y वस्तु की मात्रा फिर से हमने कम कर दिया है, और यहाँ पर हम कितना ले रहे थे, 3। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से कौन कौन सा संयोग बना है। एक बार देख लीजिए आप ध्यान से। पहला संयोग बना a, दूसरा संयोग b, तीसरा संयोग c, चौथा d, और इसी प्रकार से अन्य कई सारे इस पर संयोग बन सकते हैं। यानी कि उदासीनता वक्र के ऊपर में कई सारा संयोग बन सकता है, लेकिन जितने भी संयोग एक उदासीनता वक्र पर बना होता है वो सभी के सभी समान स्तर का संतुष्टि देता है एक कंज्यूमर को, एक उपभोक्ता को। यानी कि जितना संतुष्टि कंज्यूमर को ये संयोग पर मिल रहा है, उतना ही संतुष्टि बी पर मिल रहा होगा, उतना ही सी पर, उतना ही डी पर। और भी अगर संयोग बनता है इसी उदासीनता वक्र पर तो वो भी जो है कंज्यूमर को समान स्तर का संतुष्टि ही दिखलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी संयोग हैं सबको आपस में मिला दिया जाए, ए को, बी को, सी को, डी को, सबको हमने मिला दिया है, तो एक हमें वक्र जो मिला उसी का नाम है आईसी, यानी कि उदासीनता वक्र। यानी कि आप इसको कह सकते हैं समसंतुष्टि वक्र। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि संयोग ए, बी, सी, डी, इन सभी संयोगों पर उपभोक्ता को समान स्तर का संतुष्टि मिलता है, इसीलिए एक उदासीनता वक्र का दूसरा नाम है समसंतुष्टि वक्र। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिखा क्या है कि उदासीनता वक्र यानी कि आईसी मूल बिंदु की ओर, देखो मैंने कहा था मूल बिंदु ये है, तो मूल बिंदु की ओर क्या है, कन्वेक्स है, यानी कि उत्तल है। आप देख सकते हैं ये वाला जो लाइन है यही है आपका उदासीनता वक्र, और ये लग रहा है कि जैसे इधर जो है धंसा हुआ है ना, ये मूल बिंदु है और इधर की ओर धंसा हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको कहेंगे कन्वेक्स यानी कि उत्तल। आपको समझ में आ गया होगा। और ये उत्तल होने के पीछे कारण क्या है, तो देखो जैसे ही हमने x वस्तु की मात्रा जी यहाँ पर 1 से 2 किया था, मतलब कि केवल एक एक्स्ट्रा यूनिट हमने यहाँ पर बढ़ाया था। केवल कितना बढ़ाया था, 1। लेकिन यहाँ पर देखो पहले हम कितना खरीद रहे थे y, 12, अब कितना खरीद रहे हैं, 4, यानी कि त्याग कितना हुआ था y का, 4 इकाई। लेकिन फिर से जैसे ही हम 2 इकाई से बढ़ा करके इसको 3 इकाई कर दिए, यानी कि बढ़ाए कितना हमें x वस्तु को, केवल 1 इकाई। लेकिन y में त्याग कितने का हुआ था, तो 8 से घट करके अब कितने पर आ गए, 5 पर, यानी कि त्याग कितना हुआ, 3 इकाई का। मतलब त्याग की जो दर है वो पहले 4 था, फिर 3, फिर इसी प्रकार से 2। तो यानी कि यहाँ पर MRS घटते हुए जा रहा है। क्या हो रहा है, MRS जो हमने लिखा हुआ था डेल्टा y बटे डेल्टा x, ये क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। पहले 4 इकाई त्याग किए हुए थे, फिर 3, फिर इसी प्रकार से 2 इकाई त्याग किए। तो इस तरीके से जो हमारा MRS तैयार हो रहा है वो क्या हो रहा है, घटते हुए तैयार हो रहा है, इसीलिए उदासीनता वक्र हमारा बन रहा है उत्तल। समझ गए होंगे। तो इसका जो सामान्यता वक्र बनता है वो कैसे बनता है, उत्तल बनता है। ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर आपको लिखना कैसे है टेबल और डायग्राम के बारे में। हमने यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, कह रहे हैं कि उपरोक्त रेखा चित्र से ये स्पष्ट है कि x अक्ष पर है ना x वस्तु की मात्रा और y अक्ष पर हम y वस्तु की मात्रा को दिखला रहे हैं। आपको यहाँ पर मैंने बताया था कि x वस्तु का जो मात्रा है वो हम कहाँ लिखेंगे, x एक्सिस पर लिखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है x वस्तु की मात्रा, और y वस्तु की मात्रा देखो y अक्ष पर लिखा गया है। तो उसी चीज को हमने यहाँ पर लैंग्वेज में बता दिया है किस ढंग से, कि उपरोक्त रेखा चित्र से, उपरोक्त मतलब ऊपर में जो रेखा चित्र है उससे स्पष्ट है कि x अक्ष पर x वस्तु की मात्रा है और y अक्ष पर y वस्तु की मात्रा को दिखलाया गया है। अब चित्र से ये भी आपको स्पष्ट हो गया था कि A, B, C तथा D
क्या है, एक उपभोक्ता के लिए विभिन्न संयोग या फिर संभावनाएं बनी हुई है। यानी कि ए कंज्यूमर खरीदेगा तब भी उतना ही संतुष्टि जितना कि उसको बी पर संतुष्टि मिलेगा, उतना ही संतुष्टि उसको सी पर भी मिलता है, उतना ही संतुष्टि उसको डी पर भी मिलता है। तो ये बी सी डी ये जितने भी संयोग बने थे उदासीनता वक्र पर, इन सभी संयोगों पर कंज्यूमर को समान स्तर का संतुष्टि प्राप्त होता है। यही बात यहाँ पर आगे लिखना है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, लिखा है कि इन सभी संयोगों से, यानी कि ए बी सी डी, इन सभी संयोगों से उपभोक्ता को समान स्तर का संतुष्टि प्राप्त होता है। अगर यहाँ पर आप ध्यान दें तो ये बिंदु पर क्या हो रहा था, ये बिंदु पर आप देखें कि एक वस्तु की मात्रा जो है वो कम लिया जा रहा था, दूसरी वस्तु की मात्रा ज़्यादा लिया जा रहा था। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखना है। कह रहे हैं कि यदि उपभोक्ता संयोग ये का चुनाव करता तो निश्चित तौर पर इसका मतलब ये होता कि वो x वस्तु की 1 इकाई तथा y वस्तु की वो 12 इकाई प्राप्त करना चाहता है। मतलब अगर वो संयोग ये का चुनाव करता तो उसको x वस्तु की 1 इकाई प्राप्त होता और उसी समय उसको y वस्तु की 12 इकाई प्राप्त होता, वो जो है संतुष्टि में हो जाता। ठीक है, लेकिन जितना संतुष्टि इसको x वस्तु के 1 इकाई और y वस्तु की 12 इकाई लेकर के हो रहा है, उतना ही संतुष्टि इसको संयोग b पर भी मिल रहा है। ध्यान से देखिए कैसे कह रहे हैं, परंतु यदि उपभोक्ता संयोग b का चुनाव करता तो उसको x वस्तु की 2 इकाई प्राप्त होता, जबकि पहले x वस्तु की केवल 1 इकाई मिल रहा था और y वस्तु की 12 इकाई। तो यहाँ पर अब यदि संयोग b पर चला जाता है कंज्यूमर तो उसको x वस्तु की 2 इकाई प्राप्त होने लगेगा और y वस्तु का इसी ढंग से वो 8 इकाई प्राप्त कर सकता है। तब उसका संतुष्टि स्तर बिल्कुल ए के बराबर ही होगा। मतलब जितना संतुष्टि ए में मिलता है कंज्यूमर को, उतना ही संतुष्टि बी पर भी मिलता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया है। अब क्या कह रहे हैं कि उपभोक्ता x वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए y वस्तु की 4 इकाई का त्याग करना पड़ता है। आपने देखा है ना किस प्रकार से त्याग हो रहा था। x वस्तु की केवल 1 इकाई ले रहा था और उस समय y वस्तु की 12 इकाई, लेकिन जैसे ही वस्तु का मात्रा x का बढ़ाया वैसे ही वस्तु y का मात्रा जो है वो यहाँ पर घटा करके 8 कर दिया था। मतलब कि x वस्तु की केवल 1 एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए y वस्तु का देख सकते हैं यहाँ पर 4 इकाई का त्याग हुआ है। तो त्याग की इसी दर को हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर उसी चीज को लिखना है। यानी कि इसी प्रकार उपभोक्ता जैसे जैसे x वस्तु की अतिरिक्त मात्रा को प्राप्त करना चाहता है, यानी कि जैसे जैसे कंज्यूमर x वस्तु का एक्स्ट्रा अमाउंट को बढ़ाएगा वैसे वैसे उसको y वस्तु का कुछ ना कुछ मात्रा अवश्य ही त्यागना पड़ता है, क्योंकि कंज्यूमर का यहाँ पर इनकम को हम लोग लिमिटेड मान चुके थे। ठीक है, और उसको लिमिटेड इनकम से ही ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त करना है, क्योंकि कंज्यूमर हमने कहा था विवेकशील है, यानी कि रैशनल कंज्यूमर है। कह रहे त्याग की यह दर जो है या फिर त्याग की जो मात्रा है ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है, यानी कि MRS कहलाता है। क्लियर हो गया MRS क्या है। अब आगे भी हमने यहाँ पर डिफाइन हालांकि कर दिया है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर उदासीनता वक्र के ढाल को व्यक्त करती है। MRS जो है वो क्या बताता है, आपसे कई बार पूछा जाता है कि उदासीनता वक्र के ढाल को व्यक्त करता है। कौन व्यक्त करता है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। यानी कि जो MRS है ये उदासीनता वक्र के ढाल को बताता है, स्लोप को बताता है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर में क्रमशः कमी होने के कारण ही उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होती है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था कि अगर MRS है ना, MRS यानी कि त्याग की जो दर है वो घटती भी जा रही है तो आपका जो उदासीनता वक्र बनेगा ये मूल बिंदु की ओर, यानी मूल बिंदु ये है और इधर ही ये लग रहा है कि धंसा हुआ है। तो इस तरीके से जो आपका उदासीनता वक्र बनता है इसी को हम लोग दरअसल कहते हैं कन्वेक्स यानी कि उत्तल। ठीक है, लेकिन अगर MRS बढ़ते हुए होता तब क्या बनता, घटते हुए होता तब क्या बनता, आपने देख लिया है। बढ़ते हुए होता या फिर स्थिर रहता तब क्या होता, इस पर हम अगली वीडियो में जरूर चर्चा कर देंगे। आज रखते हैं इस वीडियो में हम लोग इतना ही, फिर से मिलते हैं इसी टॉपिक का अगली वीडियो कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।